गुड इवनिंग दोस्तों आप लोगों का स्वागत है ठक्कर शुरू के इस वीकली सीरीज ट्यूसडे टैक्सेशन टॉक एपिसोड नंबर 9 में। आज का टॉपिक है दोस्तों रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी। असेसी अलग अलग रहते हैं, इंडिविजुअल, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी, राइट। तो हम लोग एक एक करके उसके बारे में समझेंगे। सब साथ में समझाने जाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। तो इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी एंड इंडिविजुअल। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 9 ट्यूसडे टैक्सेशन टॉक। राइट फ्रेंड्स, हियर वी आर। परफेक्ट दोस्तों ट्यूसडे टैक्सेशन टॉक, जैसे आप लोगों को मालूम है, ये हमारा वीकली एजुकेशन सीरीज है रिगार्डिंग टैक्सेशन, इनकम टैक्स। राइट नाउ ऑन इनकम टैक्स, आगे जीएसटी, प्रोफेशन टैक्स, हर एक चीज पे वीडियो बनेंगे, बट ये ओनली एंड ओनली इनकम टैक्स के बारे में है दोस्तों। राइट, इट इज 9th एपिसोड, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी एंड इंडिविजुअल। हमारा रिचुअल, हमारा थॉट, मोटिवेशनल थॉट, इंस्पिरेशनल थॉट। तो आज का थॉट है यू आर योर ओनली लिमिट। यू आर योर ओनली लिमिट दोस्तों ये एक ही लाइन में बहुत कुछ कहा जा सकता है, राइट। आपको बढ़ाने वाला और आपको अटकाने वाला दो ही है, एक ही आदमी है, वो है आप, ओनली एंड ओनली यू। राइट फ्रेंड्स, परफेक्ट। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। हमारा फेवरेट जेस्चर, ग्रेटिट्यूड जेस्चर। With all due respect, I am thankful to Constitution of India, Finance Ministry of India, CBDT in India, and all the authorities who participate in laying down and rules regulations with regards to income tax in India. All authors, all publishers, all officers, all teachers, mentors, my sir, my colleagues, my co-student, सबको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा जिनके पास से मैं इनकम टैक्स सीखा। और above all you people, my extended family, my Thakkar family दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, अभी तक जानते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। टोटल 8 एपिसोड हो चुके हैं, ये 9th एपिसोड है। तो हर एक एपिसोड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसका ये एपिसोड वाइज सब्जेक्ट है जिसपे हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने डिस्कशन किया। राइट फ्रेंड, इधर लास्ट टॉपिक था अपना नेशनलिटी वर्सेस सिटीजनशिप। इसका भी उल्लेख ये वीडियो में जरूर आएगा दोस्तों। ये दोस्तों आप लोगों के लिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इमीडिएट कर लीजिए, बाजू में रहेगा बेल आइकन दबा लीजिए और चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ये आप लोगों का ही चैनल है और अपना स्लोगन है लेट्स ग्रो टुगेदर। राइट दोस्तों, परफेक्ट। चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी, उसमें इन इंडिविजुअल। अभी रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इट्स टैक्स इंसिडेंस। राइट, तो टैक्स इंसिडेंस ऑन एन असेसी डिपेंड्स ऑन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी इज डिटरमाइंड with reference to his residence in India during the previous year। दोस्तों टैक्सेशन कौन से रेट से लगेगा, क्या क्या डिडक्शंस मिलेंगे, क्या क्या एग्जम्पशंस मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सब किसी भी असेसी के लिए बेसिक उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है दोस्तों। राइट, और वो रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इट इज विद रेफरेंस टू रेसिडेंस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वो असेसी इंडिया में प्रीवियस ईयर में कितने टाइम तक रहा इंडिया में। ये हम लोग इंडियन है, इंडिया टैक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया में कितने टाइम तक रहा उस पर उनका टैक्स इंसिडेंस डिटरमाइन किया जाएगा। Therefore, the determination of the residential status of a person is very significant in order to find out his tax liability, जो हम लोगों ने बात किया। Residence and citizenship are two different things। मैं स्टार्टिंग में ही बोला, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था सिटीजनशिप वर्सेस नेशनलिटी, तो सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस वो दोनों अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। इसे सिनोनिम ना करना, क्या बोले, कंबाइन मत कर लेना।
राइट. और द इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप. दोस्तों, आपका नेशनैलिटी और आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ही आपके लिए इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन सिटीजनशिप को टैक्सेशन के लिए कोई लेना देना नहीं है. इट इज नथिंग टू डू विद टैक्सेशन, राइट. सिटीजनशिप एक अलग ही मैटर करता है, एक अलग ही टॉपिक है. परफेक्ट दोस्तों. आइए अब जानते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल. एज पर सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, an individual may be resident and ordinarily resident in India, resident but not ordinarily resident in India, और non-resident in India. तीन ही उसके टाइप्स हो सकते हैं. रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. तो ये तीन चीजें क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों. तो ये जो चीज है कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसका बेसिक्स कंडीशंस क्या है, कंडीशंस क्या रहेंगे, उसके बारे में जानते हैं दोस्तों. The following are the two sets of conditions for determining the residential status of the individual. Basic conditions: he is in India in the previous year for a period of 182 days. असेसी ने इंडिया में मिनिमम 182 डेज तक रहना जरूरी है, और he is in India for a period of 60 days or more during the previous year and has been in India for the period of 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year. Right? एक तो चीज हो गई कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहना चाहिए, मतलब 6 महीने से ज्यादा इंडिया में अवेलेबल होना चाहिए, इंडिया की धरती पे वो अवेलेबल होना चाहिए. राइट. और वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रीवियस 4 इयर्स, मतलब ये समझिए फाइनेंशियल है 1920 फिनिश हुआ, तो 1920 के पहले के 4 साल में वो टोटल 365 डेज और मोर दिन तक इंडिया में अवेलेबल होना चाहिए. राइट. तो 1920 में 60 डेज, 1819, 1718, 1617 और 1516, ये 4 साल में मिला के 365 डेज वो इंडिया में अवेलेबल होना चाहिए. Right? Perfect. In the following two cases, an individual needs to be present in India for a minimum of 182 days or more in order to become resident in India. Right? वो क्या है? An Indian citizen who leaves India during the previous year for the purpose of taking employment outside India, or an Indian citizen leaving India during the previous year as a member of crew of an इंडियन शिप. राइट दोस्तों, ये जो एसएससी रहते हैं उनके लिए मिनिमम 182 और मोर डेज इंडिया में रहना जरूरी हो जाता है. बराबर है. परफेक्ट. एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ अ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, a person is said to be an Indian origin if either he or any of his parents or any of his grandparents was born in undivided India. Right दोस्तों. Perfect. Indian citizen है और person who is Indian, who is of Indian origin, yeah, who comes to visit India during previous year. Right. अभी वो इंडियन ओरिजिन का कभी कहा जाएगा इफ ही और हिज पेरेंट्स और हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया, तो वो इंडियन ओरिजिन का कहा जाएगा. राइट. तो ये दोनों ही केसेस में 182 और मोर का इंडिया में प्रेजेंस जरूरी है. नेक्स्ट एडिशनल कंडीशन देखने जाएंगे. ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 out of 10 years according to basic condition noted above, immediately preceding the relevant previous year. दोस्तों relevant previous year क्या है? 2019-20. उसके पहले के 10 साल में से 2 साल according to basic condition जो हम लोगों ने देखा 182 डे और 60 डेज वाला. राइट. 182 डेज और 60 डेज एंड 365 डेज, उसको वो बेसिस पे वो एटलीस्ट आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 2 साल तक वो इंडियन रेसिडेंट माना गया रहा हुआ होना चाहिए.
right? And he has been in India for a period of 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant previous year, right? तो ये दो एडिशनल कंडीशन है, जैसे उसमें लास्ट 4 साल में 365 डेज था, इसमें लास्ट 7 ईयर में 730 डेज है. परफेक्ट, राइट. अभी रेसिडेंट किसे बोलेंगे और नॉन रेसिडेंट किसे बोलेंगे उसके बारे में जानते हैं. रेसिडेंट को भी दो टाइप है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया. एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सैटिस्फाइज एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन. जो बेसिक कंडीशन था 182 डेज और वो 60 डेज और 365 डेज वाला. परफेक्ट, राइट. अभी उस रेसिडेंट में दो टाइप का हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. क्या? तो रेसिडेंट बट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स को हम लोग पहले जानते हैं. An individual is said to be resident and ordinary resident in India if he satisfies any one of the basic conditions and both the additional conditions. Any one of the basic conditions क्या थे ये? कि 182 days और more last year में रहना चाहिए, otherwise 60 days previous year में, और immediate previous 4 साल में, पिछले 4 साल में 365 days. इसमें से कोई भी एक, right? और both the additional condition क्या है कि 2 साल प्रीवियस 10 साल में से 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए और आउट ऑफ 7 इयर्स 730 डेज इंडिया में प्रेजेंस होना चाहिए, तो उसे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस कहा जाएगा. एनी वन ऑफ बेसिक्स एंड बोथ द एडिशनल. डन, समझ गए? परफेक्ट. अब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, उसको क्या बोलेंगे? An individual is said to be resident but not ordinarily resident in India if he satisfy any one of the basic conditions but not satisfies both of the additional conditions, right? तो दोनों में से एक कंडीशन है वो अगर ये कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो उसे रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस कहा जाएगा, राइट? बेसिक कंडीशन में से एक और एडिशनल कंडीशन में से एक, बोथ दो नहीं कर रहा है या दोनों नहीं कर रहा है, तो उसे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस कहा जाएगा. और नॉन रेसिडेंट किसे कहा जाएगा दोस्तों? एन इंडिविजुअल इज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सैटिस्फाइज नन ऑफ द बेसिक कंडीशन. बेसिक कंडीशन है, उसमें से एक भी कंडीशन अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो उसे नॉन रेसिडेंट माना जाएगा दोस्तों, राइट? आइए दोस्तों अब जानते हैं एग्जाम्पल के साथ, राइट? समझो मिस्टर जॉन मर्फी अमेरिकन सिटीजन है, राइट? सॉरी, सिटीजन इज नॉट द वर्ड, ही इज एन अमेरिकन, came to India for the first time on 10/1/2009, right? And left for Britain on 15th of September 2009. He again came to India on 1 May 2012 and left for Korea on 15/6/2012. Determine his residential status. अब दोस्तों इसे हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? एक कंडीशन है प्रीवियस है 2012-13 में Mr. John Murphy was in India for 46 days, right? 1 मई को आए और 15 जून को निकल गए, तो 46 डे के लिए इंडिया में थे. So he is non-resident for the assessment year 13-14, right? Perfect. Mr. Kalpesh Thakkar, a citizen of India, went to Tokyo to join a course in business administration on 1st of March 2012. And came back to India on 5th of September 2012. Determine his residential status for the assessment year 13-14. So दोस्तों during the previous year 12-13, Mr. Kalpesh Thakkar was in India for the period of 208 days, right? मतलब 1st of March से लेके 5th of September, वो आप अगर कैलकुलेट करते हो तो वो 208 डेज आता है. And therefore he satisfies the basic condition. As he satisfies both the additional condition, he is ordinarily resident for assessment year 13-14. Perfect दोस्तों, right? तो दोस्तों ये वीडियो में हम लोगों ने इंडिविजुअल असेसी के बारे में जाना, right? In this video, we learned about the residential status of an individual assessee with example. In upcoming videos, we will learn residential status of a Hindu undivided family, मतलब HUF,
residential status of firm and association of person, residential status of a company, and thereafter we will see the scope of total income as per section 5 of Income Tax Act. As per residential status of an assessee, may it be individual, HUF, firm, AOP और company. राइट फ्रेंड, तो ये वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में जाना है, मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग ये है, इसलिए मैं एक एक करके ले रहा हूँ। भले छोटे छोटे वीडियो होंगे लेकिन पूरा डिटेल में हम लोग बात कर सकते हैं। अपना विजन है लेट्स ग्रो टुगेदर। कुछ भी क्वेरी है तो व्हाट्सएप कीजिए 8369023878। टेलीग्राम करना है तो @ThakkersViewTax। परफेक्ट दोस्तों, राइट। और ये वापिस आप लोगों के लिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएट सब्सक्राइब कर ले, बाजू में दिया गया बेल आइकन दबा ले ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिलते रहे। चैनल को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले दोस्तों, बिकॉज आवर मिशन इज लेट्स ग्रो टुगेदर। परफेक्ट दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा रहेगा, बेनिफिशियल लगा रहेगा। राइट फ्रेंड्स, तो ऐसे ही अगर क्वालिटी एजुकेशन वैल्यू चाहिए, इमीडिएट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे बढ़े। थक्कर्स व्यू के साथ जैसे ग्रो करना है तो प्लीज 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 स्टे इन टच विद थक्कर्स व्यू। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स ग्रो टुगेदर। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।